हेलो स्टूडेंट्स, सी इंस्टीट्यूट ने इंटर के लिए एक बुकलेट इशू करी जिसमें है एमसीक्यू एंड केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ पे भी हमें एमसीक्यू आएंगे 1 नंबर या 2 नंबर का। तो ये इन्होंने इशू करे हैं मई 2021 अटैम्प्ट एंड ऑनवर्ड के लिए। ऑब्वियसली मई वाला अटैम्प्ट डेफर कर दिया गया आगे थैंक्स टू कोविड। तो हमें इसमें सीखना ये है कि जो केस स्टडी है हम उसको किस तरह से पढ़ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। केस स्टडी देखिए 2 से 4 पेज के बीच में हो सकती है, तो आप उसे पैराग्राफ टाइप पढ़ें। एक पैराग्राफ पढ़ें या उससे कनेक्टिंग नेक्स्ट है तो आप पढ़ें, उसके बाद देखिए उसके ऊपर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है या नहीं है। जैसे टू बिगिन विद पहली केस स्टडी, वीरेंद्र सिंह जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसका मतलब है समाज सेवी हैं। तो वो काफ़ी कार्य कर रहे हैं, साथ में उनका एक टेक्सटाइल ब्रांड परिधान भी है। ओल्ड एज होम वो रन कर रहे हैं, ऑर्फन्स के लिए रन कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो ये सारा काम चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कर रहे हैं और वो उसके ट्रस्टी हैं। परिधान जो है वो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 60 लाख है और टर्नओवर है 180 लाख। उनका बेटा है जिमी है जो कि शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है परिधान में। वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है उसका उस बिजनेस के ऊपर इंटायर कंट्रोल हो। तो वो अपने एक मित्र मिस्टर चावला से मिलता है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चावला जी उन्हें कहते हैं, कई कंपनियों के बारे में बताते हैं जिनसे रिलेटेड एक कंपनी ओपीसी। ओपीसी में आप जानते हैं एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है और उसकी कंडीशन होती है दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो इससे आपको कंट्रोल रहेगा। जिमी जो है मिस्टर विल्सन को नॉमिनी बनाना चाहता है, कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है जो जिमी है वो यूएस नेशनल है, तो यूएस नेशनल है तो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ये नॉमिनी बन नहीं सकता। तो हमने ये कनेक्टिंग एक पैराग्राफ पढ़ा। आइए इसके ऊपर प्रश्न देखते हैं क्या कोई है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन ही देखिए, आपसे पूछी गई है वैलिडिटी विल्सन को नॉमिनी बनाने की, तो हम कहेंगे ये वैलिड नहीं है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। नंबर 2, मुझे एक क्वेश्चन और इसमें नजर आता है। देखिए जिमी लिखा है, कहता है क्या जिमी एक ओपीसी बना सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी परिधान में भी क्या था, मेंबर एंड डायरेक्टर था। बट परिधान कौन थी, एक प्राइवेट कंपनी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ओपीसी एक बना सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन सी मिल जाती है कि यस वो ओपीसी बना सकता है। तो ये था, हमने एक 2 पैराग्राफ पढ़े जो कनेक्टिंग है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ के उस पर क्वेश्चन ढूंढेंगे। मिस्टर चावला एक ऑडिटर है, कहाँ है, एक अलग से कंपनी की बात होगी, तो डैट मीन्स एक अलग से चीज़ होगी, अलग कंपनी, पब्लिक कंपनी में है, उसकी एजीएम होनी है। लेकिन उन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि भाई इस दिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने दोस्त जिमी से मिलना है। तो अब चीज़ क्या होती है, आप सेक्शन 146 में पढ़ते हैं कि एज ऑडिटर आपको एजीएम अटेंड करनी है, आप नहीं आ सकते हैं तो अपनी जगह पे क्वालिफाइड ऑडिटर को भेज सकते हैं अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय कंपनी। तो आगे लिखा है वो अपने बिहाफ पे मिस्टर अनूप को भेज रहे हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनके पास सीओपी नहीं है। तो सीओपी नहीं है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। साथ में इसी की कंटिन्यूटी में लिखा गया है कि एजीएम में बोर्ड एक डिसीजन लेना चाहता है बोनस शेयर इशू करने पे। बोनस शेयर पे सेक्शन 63 में हम पढ़ते हैं कि आप फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से दे सकते हैं, सीआरआर में से दे सकते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन तीनों चीज़ों का टोटल कर लें तो इतने का आप बोनस इशू कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। तो यही पूछा गया आपसे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस इशू, जो मैंने कहा तीनों ऐड कर लीजिए, ऑप्शन आंसर में आ जाएगी। देन 1.5 क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था वो कि वो खुद तो गए नहीं एजीएम में, अपने असिस्टेंट को भेज दिया जो कि ऑडिटर नहीं है। कहता है क्या वो 146 का ये डिफ़ॉल्ट हुआ और 146 की पेनल्टी 147 में आती है। डेफिनेटली ये डिफ़ॉल्ट है। तो हम ये कहेंगे कि ऑडिटर साहब ने जिसको भेजा वो क्वालिफाइड नहीं है कि उनके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट कर सके। तो नेक्स्ट पैरा में हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा तो कोई नहीं है, इतने ही क्वेश्चन हो गए, बीच में कोई क्वेश्चन बचा, यस बचा 1.3। मिस्टर वीरेंद्र वांट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन अवेलेबल टू स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 आप पढ़ते हैं। क्या कहता है, जो परिधान है जिसकी आपने देखा पेड अप कैपिटल थी 60 लाख रुपए और टर्नओवर थी 180 लाख, तो क्या वो स्मॉल कंपनी बन सकती है? तो नहीं बन सकती है, बिकॉज पेड अप कैपिटल, देखिए आप लिमिट पढ़ते हैं 50 लाख की पेड अप कैपिटल के लिए। लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं, जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड होगा,
क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से नो डाउट ये लिमिट बढ़ा दी गई है। अब ये लिमिट पेड अप कैपिटल की 1/4 से 2 करोड़ कर दी गई है। तो मई के लिए तो आंसर देखिए हम 50 लाख के हिसाब से ही देंगे कि 60 लाख है, तो सॉरी आप अपने को स्मॉल कंपनी में लेके आ नहीं सकते। केस स्टडी 2, मिस्टर कुमार अजीत कहता है कि रेनाउंड फाइनेंस प्रोफेशनल है, बैंकिंग में काफ़ी तजुर्बा है, ये डायरेक्टर हैं कई कंपनियों में, और कहते हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिसका मतलब सारे दिन काम करते हैं डीसीएल में 4-5 साल से। ऑब्जेक्ट क्लोज कहती है इस कंपनी की कि आप फंड्स रेज कर सकते हैं लोन लेते हुए। आर्टिकल्स में लिखा है कि डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं 50 लाख तक, लेकिन उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, और 50 लाख से ज़्यादा अगर आपने बोरिंग करनी है तो आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब होता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 80 लाख रेज कर लिए तो नो डाउट आपका डिफॉल्ट है। आफ्टर बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास किया, लेकिन देखिए 50 लाख की लिमिट रेज हो गई है, तो आपको यहाँ पास करना चाहिए था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी साथ में। और कहता है आउट ऑफ दिस अमाउंट 60 लाख रुपए एक लायबिलिटी थी, वो पे करने में आपने इस्तेमाल कर लिए। डीसीएल जो है एक वाइडली हेल्ड कंपनी है, जिसका मतलब है एक पब्लिक कंपनी, बहुत सारे लोगों के पास इसके शेयर्स हैं, 56 मेंबर्स हैं। और जो एजीएम होती है, कहता अगर 56 मेंबर्स हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो कॉरम होता है 103 के अंदर, वो चाहिए होता है हमें 30 लोग और हायर एज पर आर्टिकल्स, और ये चाहिए होता है इन पर्सन, प्रॉक्सी हम कंसिडर नहीं करेंगे। कहते 34 लोग आते हैं, जिसमें से 7 प्रॉक्सी हैं, तो अगर 34 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो पीछे बचा 27, और जिसमें से कहता है 6 ऑफ सच मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल प्रॉक्सी, 6 को एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमने पैरा पढ़ा। आइए देखते हैं इसके ऊपर प्रश्न कोई हमें मिलेगा। देखिए थर्ड मिल रहा है हमें। कहता है बोरिंग जो आपने करी 80 लाख की, क्योंकि आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया तो नेचुरल है ये क्या होगी, वॉइडेबल होगी। जो ऑप्शंस आप देखते हैं उनमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करनी होती है। समटाइम्स आपको क्या लगता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट। देन ये आ गया जी कॉरम के ऊपर अगला क्वेश्चन, तो हम कहेंगे कॉरम नहीं है, क्योंकि 30 चाहिए थे और हमारे टोटल बन रहे थे 27। नेक्स्ट पैरा में मिस्टर कुमार एक डायरेक्टर हैं एक अलग से कंपनी पीएसएल के, 25 साल पुरानी ये कंपनी है, एज ए प्राइवेट कंपनी कह रहा है, और 10 एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी ने कहता काफ़ी ग्रोथ किया और इस दौरान ये कंपनी पब्लिक हो गई और लिस्टेड भी हो गई। कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है पिछले साल के प्रॉफिट में से ऑन 31 अगस्त 2020, क्योंकि कंपनी की एनिवर्सरी है, और इसके लिए कंपनी ने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में एनबीएफसी के पास 4 सितंबर को पैसे जमा करवा दिए। देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 123 के अंदर, जैसे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं 5 दिन के भीतर भीतर आपने एक स्केड्यूल्ड बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं। माना 31 अगस्त है, 5 सितंबर तक करवा सकते हैं, डेट तो ठीक है। समस्या क्या आ गई, ये आ गई समस्या। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने आपको एक बैंक स्केड्यूल बैंक के पास ये पैसे जमा करवाने हैं, तो ये हो गया जी एक डिफॉल्ट। आइए प्रश्न देखें कोई है इस पर। तो ये पूछा है ये इंटरिम डिविडेंड के ऊपर पीएसएल का, तो हम कहेंगे डेफिनेटली एक वायलेशन है, बिकॉज बैंक अकाउंट स्केड्यूल बैंक के पास होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, मिस्टर कुमार एक फार्मिंग फैमिली से हैं, इन्होंने एक ओपीसी बना दी है और उनके फादर साहब इसके नॉमिनी हैं। कहता अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किए हैं पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम डेफिनेशन पढ़ के आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, जिसके अंदर आता है पीएनएल बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी में नहीं चाहिए होती। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट, तो कहता आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी नहीं बनाए। कहता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एप्लीकेबल नहीं है, तो एक डिफॉल्ट आपने किया है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया कि जो ओपीसी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफॉल्ट है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है उसके अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मिस्टर महंती ने 2 कंपनियों को
प्रमोट किया, प्रमोटर हैं उनके, अपने बड़े भाई के साथ। ये कंपनियों का नाम है WML, TML। कहता है ये कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और लिस्टेड भी हो चुकी हैं, बट TML पिछले कुछ अरसे से ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन आ गया है, अनप्रॉफिटेबल लग रहा है, लॉकडाउन ने और भी सत्यानाश किया है। और TML वॉज डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कहता है जिस साल से बनी थी उस साल से ही डिविडेंड दे रही है। रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया गया है पिछले 5 साल का। मैनेजमेंट डिसाइड करिए हम डिविडेंड दें किस में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। तो देखिए जब हम प्रॉफिट में से, रिजर्व्स में से डिविडेंड देते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं पिछले 3 साल के डिविडेंड की एवरेज। तो इन तीनों की अगर हम एवरेज लें तो देखिए 5% निकल के आएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके ऊपर कोई प्रश्न है। तो देखिए ये पहला प्रश्न ही है कि डिविडेंड आप कितना दे सकते हैं, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन मिल गया। तो एज आई सेड 5%, तो ये ऑप्शन सी हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट पैरा, TML एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी है, लेकिन उनके ऊपर ED का केस चल रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, कि बुक्स वगैरह गड़बड़ हैं। बुक्स की स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया और पिछले 10 साल की बुक्स मांगी गई। देखिए सेक्शन 128 में पढ़ते हैं बुक्स मेंटेन होती हैं 8 साल की, पिछले 8 साल, और 8 साल से ज़्यादा तब प्रिजर्व की जाती हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। तो अब 8 साल की बुक्स आपसे मांगी गई हैं, इन रिस्पॉन्स कंपनी ने 10 साल की मांगी गई हैं, 8 साल के दे दिए हैं, क्योंकि आपको 8 साल के ही बनाने थे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर प्रश्न कोई है। 3.4 है, कहते हैं इन केस ऑफ TML कि ये बुक्स वगैरह प्रिजर्व करने से रिलेटेड बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो देखिए 8 साल के आपने प्रिजर्व करने होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक एक पैराग्राफ के साथ हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है VML, कहता काफ़ी अच्छा काम कर रही है और कोविड ने तो एक अपॉर्चुनिटी भी दे दी उनको और ज़्यादा ग्रो करने की, क्योंकि ये थोड़ी फार्मास्यूटिकल फर्म थी। कहता कई सालों से ये कंपनी डिविडेंड दे रही है 20% के हिसाब से। 19-20 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया इतना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 25% ऑन 15 जून विदाउट ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू द रिजर्व्स। देखिए रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना बोर्ड की ऑप्शन होती, करें या ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 जुलाई को अ पोर्शन ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड रिमेन्स अनपेड। देखिए हम कहते हैं डिविडेंड देना होता है 30 दिन के भीतर भीतर, वरना 127 के अंदर कंपनी के ऊपर एंड डायरेक्टर्स के ऊपर लायबिलिटी लग जाती है। और कहता अनपेड है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो ये एक एक्सक्यूज हो जाता है 127 में। कहता है ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ऑन 20 जुलाई 2020 को। तो देखिए हम सेक्शन नंबर 124 में यही पढ़ के आते हैं कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड ना दें तो अगले 7 दिन के भीतर भीतर आपको इसे ट्रांसफर कर देना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। तो देखिए 15 जून का था आपका, तो 30 दिन कहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, जून के 15 बचे, 15 जुलाई के ले लीजिए, अगले 7 दिन तो 20 जुलाई तक आप ठीक कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, उसे साथ में पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये एक ऑडिटर बने हैं इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एट 17th AGM, कंपनी की 17th AGM में इंडिविजुअल है, ऑडिटर बना है, 5 साल के लिए बनता है, उसके बाद 5 साल की कूलिंग लगती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो मिस्टर देव जो कि ऑडिटर बने, तो उन्हें अपना कुर्सी वकेट करना पड़ेगा 5 साल के बाद ऑफ द ऑडिटर एंड कैन बी अपॉइंटेड अगेन। तो 5 साल की कूलिंग, 17वीं AGM में आए थे तो 22वीं तक ये रह सकते हैं, 5 साल की कूलिंग लगेगी तो 27th AGM में ये दोबारा से आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है एज पर सेक्शन 139। तो देखिए ये था वो अनपेड डिविडेंड में अगले 7 दिन में आपने जो ट्रांसफ़र करना था। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिख रही हैं कि कंपनी ने कोई वॉल्यूशन नहीं किया है क्योंकि आपने 20 जुलाई तक पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप एक फर्टिलाइजर कंपनी है और एक ये प्राइवेट लिमिटेड है। 30 साल पहले ये बनाई गई है, दो भाइयों ने बनाई है। ये जो VCPL है ये होली ओन्ड है बाय द त्रिपाठी फैमिली, क्योंकि और कहता है त्रिपाठी फैमिली का 65% VFL में, एक में 65% में है और दूसरे में आपका 100% आपकी शेयर होल्डिंग है। कहता है ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड शिफ्टिंग ऑफ फार्मर्स फोकस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल्स जो है VFL की इज डिपिंग और काफ़ी बुरा हाल है। अनअब्जॉर्ब लॉस है करंट ईयर का 9.8 करोड़ और VFL ने डिविडेंड नहीं दिया है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं कंपनी के पास, फ्री रिजर्व्स हैं 180 करोड़ के, जबकि पेड अप कैपिटल है 918 करोड़ की। तो देखिए हम फ्री रिजर्व में से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड के रेट से एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। और आप रिजर्व में से देखिए विड्रॉ कर सकते हैं 10% फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल का, लेकिन पेड अप कैपिटल में हमें बैलेंस भी मेंटेन करना होता है 15%। तो ये सारी लिमिट्स हमें निकालनी पड़ती हैं। तो कहता है सिंस प्रेशर है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि डिविडेंड देंगे इस साल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। तो देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% अगर आप पैसा निकाल सकते हैं, तो जब आप 10% निकालेंगे इन दोनों का 180 प्लस 918 करोड़ का आप 10% ले सकते हैं। लेकिन जो पैसा निकल के आया उसमें से सबसे पहले आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, अनअब्जॉर्ब लॉस आप माइनस करेंगे और उसके बाद आपको 15% की लिमिट भी देखनी है। तो कहता है डिविडेंड डिक्लेयर होता है 31 अगस्त को। कहता है डिविडेंड अनपेड है, 30 दिन के अंदर देना होता है, 30 सितंबर को अनपेड है और ये कहता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया गया है। And the list of some beneficiary owners along with their contact details were hosted on the company's website on 9th November 2020। तो जब हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालते हैं उसके 90 दिन के अंदर वेबसाइट के अंदर हमें इसे पुटअप करना होता है। हमें अगले का क्या बनाना होता है, देखिए हमें नाम भी बताना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताना होता है और उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखना होता है। यहाँ पे एड्रेस की बात नहीं की गई है। तो आइए देखते हैं कोई क्वेश्चन है इस पर। कहता है जो अनपेड डिविडेंड था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ सी ऑप्शन ठीक लग रही है, बिकॉज द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी डज नॉट कंटेन द लेटेस्ट नोन एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी। एक एक देख करके आपको पढ़ना पड़ता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड मैं एक एक पढ़ूंगा तो भैया इसके तो 10 दिन लग जाएंगे मेरे को ये कंप्लीट करने में, सो आई हैव टू बी बिट फास्ट। और ये आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो आप दे सकते हैं अपने प्रॉफिट में से। तो जैसे मैंने लिमिट लगाई थी उसमें से देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कहता आप एक अनलिस्टेड एंटिटी हैं और आपको 149(4) के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको नहीं चाहिए। कहता पिछले साल आपकी नेट वर्थ थी 280 करोड़, टर्नओवर थी 590 करोड़, नेट प्रॉफिट था 45.8 करोड़। तो देखिए आप CSR पढ़ के आते हैं 135 के अंदर, तो वहाँ हम पढ़ते हैं नेट वर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ हो तो ये प्रॉफिट वाली लिमिट में हम आ गए हैं। तो कहता है पिछले 3 साल के आपको ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो CSR में हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का क्या लेना पड़ता है, एवरेज, और उसका 2% हमें CSR में डालना होता है। और जब सेक्शन 135 कहता है इस प्रॉफिट में आपकी बाहर की कोई ब्रांचेस हैं उनका प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर डिविडेंड आपको ऐसी कंपनी से मिला है जिसके ऊपर 135 लगता है तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। मोर ओवर नेट प्रॉफिट जो निकालना है एज पर निकालना है सेक्शन नंबर 198, जो कि आप पढ़ते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के हिसाब से। तो ये सारी लिमिट्स आप उसके ऊपर लगा के आप कंप्यूट करेंगे। तो आपसे आगे पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लियर नहीं है, क्या उन्हें CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। देखिए CSR कमेटी तो आपको बनानी होगी, अब उसके अंदर होंगे 2 डायरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कहता आपने कमेटी बनाई है जिसके अंदर 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया है CSR कमेटी, तो ये आंसर सही है, बिकॉज आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर अभिनव
प्रमोटर हैं DTL के, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है IIM से, तो उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी 15 साल पहले और ये कंपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी फेमस है। कंपनी वेंट पब्लिक, मींस पब्लिक इशू आ रहा है, लेकिन अभी तक लिस्टेड नहीं है। और कंपनी जो अपना प्रॉफिट बांटना नहीं चाहती, उसको भविष्य में बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहती है, लेकिन शेयर होल्डर डिविडेंड चाहते हैं। और कोविड की वजह से और समस्याएं हो गई हैं डायरेक्टर्स के लिए, लेकिन चलिए डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है डिविडेंड 10%, जबकि शेयर होल्डर 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं, देखिए रेगुलेशन 80 ये कहती है शेयर होल्डर जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन which causes a delay in delivering the projects, डायरेक्टर्स विश टू रिवोक, लेकिन डायरेक्टर्स चाहते हैं जो डिविडेंड उन्होंने प्रपोज किया है उसको कैंसिल कर दिया जाए। देखिए पहली बात है, डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया होता है, ये फाइनल तब तक नहीं होता जब तक जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूव ना कर दें। साथ में यहाँ प्रश्न एक इंटरनल ऑडिटर पे भी आ रहा है, कहता है शेयर होल्डर सीक्स अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, लेकिन इंटरनल ऑडिटर देखिए अनलिस्टेड कंपनी में तभी चाहिए होता है जब 4 लिमिट होती हैं, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ एंड 200 करोड़। 25 करोड़ डिपॉजिट, 50 करोड़ पेड अप कैपिटल और 100 करोड़ में मोर देन 100 करोड़ का साइन है लोन वगैरह के लिए, एंड 200 करोड़ टर्नओवर के लिए होता है। तो कहता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारी ये सिचुएशन है। तो देखिए आपकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, आपके लोन 105 करोड़ हैं तो वो भी उसमें आ जाएगा। डिपॉजिट्स देखिए कम है, पेड अप कैपिटल कम है, और साथ में ये लिखा है इंक्लूड्स इंटर कॉर्पोरेट लोन ऑफ 25 करोड़। तो इंटर कॉर्पोरेट लोन आप माइनस करेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि लोन वगैरह जो है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हमें कंसीडर करना होता है। और साथ में कहता है 31 जनवरी तक डिपॉजिट का अमाउंट 30 करोड़ था, तो 25 करोड़ की लिमिट है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा साल के एंड में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप इसके अंदर भी आ जाते हैं। देखिए तो ये काफ़ी बड़े प्यारे में काफ़ी कुछ आ गई चीज़ें। तो आइए इतने पे ही हम देखते हैं कोई क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो ये रहा इंटरनल ऑडिटर के ऊपर। तो टर्नओवर वाला पॉइंट सीधा सीधा था, 200 करोड़ है तो आपको चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। और ये था कि वो शेयर होल्डर ज़्यादा चाह रहे थे और डायरेक्टर्स ने अभी प्रपोज किया था, तो ऑब्वियसली डिक्लेरेशन प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड कैन बी रिवोक्ड, हम उसे रिवोक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मिस्टर ज्ञान ने 40,000 शेयर खरीदे हैं TCS के, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, अभी 2 रुपये की कॉल पेंडिंग पड़ी है। इन द मीन टाइम TCS ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 15% का। टोटल डिविडेंड इतना बनता है, जिसमें से इतना अनपेड है 30 सितंबर को, क्योंकि 30 दिन तक आपने पे करना होता है, वरना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप डालेंगे अंडर सेक्शन 124। कहता है इसमें से जो अनपेड था 12 लाख ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ है, एंड 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स एज टू ओनरशिप, तो ये डिफॉल्ट नहीं होता है। अनपेड डिविडेंड कहता है फाइनली ये हमने पे कर दिया गया 12 दिसंबर 2020 को इन फुल। सो मिस्टर ज्ञान एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक डिसाइड किया है सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट बनाने के लिए। कहता है रिसीट्स जो हैं वो मोर देन एक्सपेंडिचर हैं, तो आप डिविडेंड देना चाहते हैं, तो देखिए प्रोहिबिशन होती है सेक्शन 8 कंपनी पे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आइए देखें। कहता है रिगार्डिंग अनपेड कॉल मनी बाय मिस्टर ज्ञान, क्योंकि देखिए मिस्टर ज्ञान ने जो 10 रुपये का शेयर लिया था, अभी तक 2 रुपये की कॉल उनकी तरफ से अनपेड थी, कंपनी ने दे दिया डिविडेंड। सो कहता बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जो अनपेड कॉल मनी है वो आप डिविडेंड में से एडजस्ट कर सकते हैं। द डिविडेंड ऑफ कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल मनी एज पर रेगुलेशन 84 ऑफ टेबल F शेड्यूल 1 आर्टिकल्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। इसके बाद कहता है विद रेफरेंस टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय ज्ञान फाउंडेशन, तो ऑब्वियसली आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, आप सेक्शन 8 कंपनी हैं। और पूछा ये भी गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी TCS नीड्स टू पे अंडर सेक्शन नंबर 127। तो देखिए 30 दिन में आपने डिविडेंड देना होता है। अगर आप डिविडेंड नहीं देते हैं तो आपको एज अ कंपनी
इंटरेस्ट देना होता है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो जितने दिन का डिले हुआ है, तो देखिए ये कैसे निकलेगा, जितना अमाउंट था उसमें से आप रिड्यूस करेंगे जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ था या जिसके ऊपर डिस्प्यूट था, और नेचुरल अवोलेस करके 27 लाख आएगा, उसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट रेट है, और नंबर ऑफ डेज आप लगा देंगे क्योंकि डिविडेंड देना था 30 सितंबर तक, जो आपने जाके दिया है दिसंबर में, तो वहां तक के आप दिन निकालेंगे तो 73 डेज निकल आएंगे। नेक्स्ट केस, मिस्टर मोहित अग्रवाल एक डायरेक्टर हैं SSCL के, ये कंपनी बनाई थी उनके पिताजी ने। इस डेट को ये कंपनी पब्लिक कंपनी हो गई और ये कंपनी एक्सेप्ट कर रही है 1.5 करोड़ का लोन मिस्टर मोहित से फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। मतलब कंपनी अपने डायरेक्टर से क्या ले रही है, लोन ले रही है। तो एंड द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड आफ्टर 24 मंथ्स। कंपनी से अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड्स द रिसीट एज अ लोन अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन। मिस्टर मोहित ने राइटिंग में बताया कि ये पैसा वो दे रहे हैं जो उन्होंने कोई बोरो नहीं किया। तो हम पढ़ के आते हैं डिपॉजिट्स, रूल नंबर 2 कि हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं अगर डायरेक्टर ने पैसा दिया लेकिन एक अंडरटेकिंग दी है, ये बोरिंग में से नहीं है, तो हम उसे लोन मान सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर प्रश्न हमें पक्का मिलेगा कोई। तो देखिए ये था क्वेश्चन 6.4 कि जो मोहित ने लोन दिया है क्या उसे डिपॉजिट मानेंगे या नहीं। तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि डायरेक्टर अगर डिक्लेरेशन दे देता है कि आउट ऑफ बोरिंग्स है तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते हैं। रूल नंबर 2(1)(c। नेक्स्ट पैराग्राफ, आप DBSL एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये डिपॉजिट ले रही है लोगों से 1 नवंबर 2018 को और ये वापस करेगी 2023 को। देखिए मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 36 महीने होता है, 3 साल होता है, तो यहाँ पे टाइम का ही डिफॉल्ट हमें नजर आ रहा है। एक बात, साथ में कंपनी लोन ले रही है अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ 10 साल के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लोन लेते हैं तो सिक्योर्ड हो सकता है, तो चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑन दैट डे, लेकिन कंपनी ने निगलेक्ट किया है टू रजिस्टर चार्ज। फाइनली इसकी रजिस्ट्रेशन हो पाई 18 अगस्त को। देखिए सेक्शन 77 में हम ये पढ़ते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है 30 दिन के भीतर। नो डाउट आगे 30 दिन का एक्सटेंशन ROC से मिल सकता है एडिशनल फीस पे, फर्दर ROC 60 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है, ऐड बोल रहे हैं फीस के ऊपर। तो भाई यहाँ पे आपके डेज देख लीजिए, 18 जून से अगस्त तक लगभग 60 दिन हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप टेक्निकली लेके चलें, जून के हो गए 12, जुलाई के हो गए 31, 43 और 17 अगस्त के लेंगे 17 अगस्त तक, यहाँ 18 है, तो हम इस स्लैब में आ गई एड बोल रहे हैं फीस के अंदर। हमें सेकंड एक्सटेंशन ROC से लेनी पड़ेगी। आइए देखें क्वेश्चन। तो ये पूछा गया है कि वो जो डिपॉजिट में टाइम पीरियड हमें 5 साल दिख रहा था, ड्यूरेशन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली वायलेशन है क्योंकि मैक्सिमम होता है 3 साल। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था 61st डे बन रहा है, सेकंड एक्सटेंशन जाएगी, आपको एड वॉल्यूम फीस देनी पड़ेगी, ना कि एडिशनल फीस से काम बनेगा। नेक्स्ट पैरा, SSCL का रजिस्टर्ड ऑफिस हिमाचल प्रदेश में है, पौंटा साहिब में, और उनका एक और ऑफिस देहरादून में है, जहाँ 15% कंपनी के मेंबर्स रहते हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर के अंदर एंटर्ड है। तो कंपनी का लाइजन ऑफिस नैनीताल में भी है। कंपनी ये चाहती है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर रखा जाए नैनीताल में। तो देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं पे और अगर आपने अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना है तो देखिए वहाँ कम से कम मोर देन 10% मेंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 15% है, तो बिल्कुल ठीक है, आप रख सकते हैं। SSCL के ऊपर आइए क्वेश्चन देखें, पक्का मिलना चाहिए। तो ये रहा, ये पहले क्वेश्चन ही था, क्या कहीं और रख सकते हैं? यस आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर मोर देन, देखिए मोर देन 10%, और इसमें कंडीशन होती है आपने साथ में क्या पास किया हो, स्पेशल रेजोल्यूशन।
तो लास्ट पैरा, DBSL ने अपनी AGM 7th AGM 10 सितंबर को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने की बात हुई। नोटिस दिया जा रहा है 21 अगस्त को। तो ये 21 दिन का क्लियर नोटिस यहाँ पे बन नहीं रहा है। 78 मेंबर्स ने अपनी कंसेंट दे दी है शॉर्ट टर्म नोटिस की। देखिए हम कहते हैं 78% नहीं होता, हमें 95% होल्डर्स ऑफ शेयर्स विद वोटिंग राइट, क्योंकि AGM की बात है तो हमें 95% की कंसेंट चाहिए होती है। तो ये ठीक नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया लेंथ ऑफ नोटिस, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि हमें 95% की कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कुलक्षेत्रा एक रेनाउंड प्रोफेशनल है, डायरेक्टर हैं कई कंपनियों के बोर्ड पे। तो उनमें से दो हैं ये MEL एंड REL, दोनों की दोनों ये अनलिस्टेड कंपनीज हैं। MEL ने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है स्टेट पावर कॉरपोरेशन के साथ कि वो स्मार्ट मीटर लगाएंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर और ड्यूरेशन रहेगी 150 डेज। MEL इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो बोर्ड ने ये कहा कि हम डिपॉजिट से 80 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के का मानना ये है कि डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं और हमारी ज़रूरत इस समय शॉर्ट टर्म पीरियड की है, क्योंकि 150 डेज लिखा है यहाँ पे। तो देखिए हम डिपॉजिट में पढ़ते हैं, आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 6 महीने का आप ले सकते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया गया है एंड द सेम इज फाइल्ड विद ROC। तो कंपनी की ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी हैं और देखिए अगर आपने पब्लिक से डिपॉजिट लेना होता है तो हम पढ़ते हैं एलिजिबल कंपनी कि भाई आपकी नेट वर्थ और टर्नओवर हमें देखनी होती है। तो यहां पे आइए पहले क्वेश्चन देख लें क्या है। तो आपसे ये ड्यूरेशन के ऊपर देखिए क्वेश्चन आ गया। तो आप 5 महीने के लिए क्या हम डिपॉजिट ले सकते हैं? हम पढ़ते हैं मिनिमम होता है 6 महीने, लेकिन आपने सुना होगा एक शॉर्ट टर्म स्पेशल डिपॉजिट कंपनी ले सकती है 3 महीने का, क्योंकि हमें सारी ऑप्शंस में से बेस्ट सेलेक्ट करनी होती है। तो जैसे यहाँ आ गया मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, ज़रूरी नहीं है तो एक 3 महीने की कैटेगरी हो सकती है, तो इसलिए 5 महीने वाला आंसर बेस्ट है। और अगला जैसे 5 महीने लिखा है, एक लिमिट दी है, लिमिट वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो हम नेक्स्ट पैरा में जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दे रखी थी, जैसे मैंने बताया आपको नेटवर्थ एलिजिबल कंपनी के लिए, नेटवर्थ में ये सब कुछ आपका, और टर्नओवर, नेटवर्थ की लिमिट है 100 करोड़ की, टर्नओवर की लिमिट है 500 करोड़ की, तो जो कि बड़े प्यार से यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसके ऊपर भी इन्होंने एक प्रश्न बनाया है, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि एलिजिबल कंपनी है एज पर रूल 21E के अंदर, क्योंकि नेटवर्थ चाहिए होती 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़, तो उसके अंदर आप आराम से आ रहे हैं। नेक्स्ट पैरे में REL ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है। एग्रीमेंट टू सेल एंटर हुआ 21 अगस्त को, 31 अगस्त को प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई। 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद 30 सितंबर को REL को पता चलता है कि जो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी है वो इनकम्बर्ड, मीन्स पहले से ही प्रॉपर्टी गिरवी थी जो हमने खरीद ली। इसके ऊपर आप पढ़ के आते हैं चार्जेस का सेक्शन नंबर 80, नोटिस ऑफ चार्ज, की अगर एक चार्ज रजिस्टर हो जाता है तो हम मान के चलते हैं आपको पहले से ही पता था, ये आपकी गलती है, क्योंकि एक पुराना लोन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इन द लेटर ये मेंशन किया गया था कि चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी रजिस्टर है 16 मई से, तो माना आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 30 सितंबर को, हम तो मान के चलेंगे आपको पहले से ही पता था। तो आइए इसके ऊपर कोई प्रश्न देख लेते हैं। तो आपसे ये पूछा गया, विद रेफरेंस टू इनकम्बर्ड नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी,
आइडेंटिफाई द डेट, जिस दिन हम मान लेंगे आपको नोटिस ऑफ चार्ज था, जिस दिन वो रजिस्टर हुआ, दैट इज आंसर। तो देख रहे हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पक्का सीखें एग्जाम के लिए। कहता है 21वीं एजीएम होती है कंपनी की 30 मई को, 22nd एजीएम 30 सितंबर तक हो नहीं पाई। तो देखिए हम कहते हैं एजीएम के बीच में गैप ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, अगर हम 30 सितंबर से ज़्यादा जाएंगे तो मोर देन 15 महीने का गैप आ गया। हेंस एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन वॉज फाइल्ड विद आरओसी। आरओसी ने 2 महीने का एक्सटेंशन दिया और फाइनली मीटिंग कन्वीन होती है 9 नवंबर 2020 को। तो नो डाउट 3 महीने का आरओसी से एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके ऊपर देखें कोई प्रश्न। देखिए अब इसके ऊपर इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या है, ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन का इशू है, प्लीज कंसिडर कीजिएगा। कहता बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आरओसी हैज टू ग्रांट, नहीं, आरओसी स्पेशल रीजन पे ही आपको एक्सटेंशन देती है, तो ये ठीक नहीं है। कंपनी ने कंप्लायंस किया विद लीगल प्रोविजंस बाय कन्वीनिंग द 22nd एजीएम विद द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, कहते हैं आपने ठीक किया है जो भी किया। Company failed to comply because AGM must be held within 6 months from the end of financial year in all cases, नहीं 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। कहता कंपनी has failed to comply with legal provision because the time gap is more than 17 months। तो देखिए माना टाइम गैप 15 महीने रखना होता है, लेकिन 3 महीने का एक्सटेंशन भी है, आप दिसंबर तक कर सकते हैं। तो कहीं भी सेक्शन 96 में ये नहीं लिखा कि 3 महीने का पॉइंट सिर्फ इस चीज के ऊपर लगेगा कि 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के आगे 3 महीने। तो वो तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर ये दिया है, तो मतलब इंस्टीट्यूट अपना आंसर ये लेके चल रहा है कि हम 3 महीने का एक्सटेंशन वो 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है उसके ऊपर दे सकते हैं, हम गैप के ऊपर नहीं देंगे। तो यहाँ पे आई डू नॉट एग्री ओवर दिस। तो ये एक जरूर यहाँ पे एक मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन का ये पॉइंट है। चलिए इसके बाद अगला पैरा देखते हैं। एट द 22nd एजीएम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे। उनकी एब्सेंस में एक मेंबर जिसके पास लार्जर वोटिंग राइट थे, उन्होंने प्रपोज किया कि वो चेयरपर्सन बन जाएंगे एंड मेंबर्स होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर इन फेवर ऑफ दिस, उनके फेवर में भी थे। बट ऑन द शो ऑफ हैंड्स मिस्टर आनंद एक चेयरमैन बन गए। तो नेचुरल है, पहली बार चुनाव होता है बाय शो ऑफ हैंड्स, तो वही बन जाएगा। द अदर मेंबर्स ने पोल डिमांड किया, तो आप डिमांड कर सकते हैं 109 के अंदर, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आनंद ही चेयरमैन रहेगा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वर यूनानिमसली विलिंग टू अपॉइंट डॉक्टर के एज चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एंड डॉक्टर के ऑल्सो एग्रीड फॉर द सेम। देखिए हम ये कहते हैं चेयरमैन सेक्शन 104 के अंदर कि मेंबर्स डिसाइड करेंगे, वरना कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक। तो देखिए यहाँ पे आनंद बन गया था, द आर्टिकल्स कहता साइलेंट है, तो इसलिए मेंबर्स डिसाइड करेंगे तो आनंद बन जाएगा। आइए प्रश्न देखें। तो आपसे पूछा गया चेयरमैन कौन रहेगा, आप ठीक आंसर करेक्ट चूज करें। मिस्टर आनंद विल बी चेयरमैन बट ओनली अंटिल some other person is appointed as chairman as a result of a poll, if any. So this is a good question. मिस्टर नितिन फाइनेंस प्रोफेशनल है और प्राइवेट कंपनी के ये प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और जिसमें डायरेक्टर हैं वो एक लिस्टेड कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में 196 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, 6 एम्प्लॉयज भी हैं, बट एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करते हैं 200 की काउंटिंग में से, और एम्प्लॉय चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो। इन एडिशन टू दिस ये 3 लोग हैं, दे आर ज्वाइंट ओनर्स। तो ज्वाइंट ओनर को हम हमेशा एक लेके चलते हैं, और यहां पे साफ भी लिखा है 196 इंडिविजुअल हैं। मिस्टर एक्स एंड वाई ये भी ज्वाइंट ओनर है। मिस्टर बलवानी इज ऑफ द ओपिनियन दैट, और साफ ये लिखा है इन एडिशन टू दिस, तो इनको एक एक काउंट करेंगे अगर हम तो ये 198 बनेगा। तो 200 की लिमिट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने लिमिट क्या करी है, क्रॉस करी है।
तो ये कहा था मैंने 198 मेंबर्स। तो आपसे ही पूछा गया बताइए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। नेक्स्ट पैरा कहता है SCPL काफ़ी ग्रो कर रही है और वो कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा लेने की बात कर रही है। सेक्शन 42 कहता है अलॉटमेंट होती है 18 अगस्त को और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल की जाती है 8 सितंबर को। देखिए सेक्शन 42 में हमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी होती है 15 दिन के भीतर। तो 18 अगस्त है, अगस्त होता है जी 31 का, तो 13 दिन हो गए और सितंबर 2 तक आपको फाइल करनी थी। तो यहाँ आपका डिफॉल्ट नज़र आ रहा है। कहता है कंपनी का अलग से कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस से आप ऑपरेट कर रहे हो। कंसिडरिंग द एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस, कंपनी क्या करिए, शिफ्ट करिए रजिस्टर्ड ऑफिस टू द कैपिटल सिटी ऑफ डोमिसाइल स्टेट। तो आप सिटी चेंज कर रहे हो, तो सिटी आप जब चेंज करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है और साथ में आपको कुछ अप्रूवल्स भी चाहिए। तो इसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट कहता आपने कॉपी दी है, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी 1 महीने पुराना आप दे सकते हैं। कहता एग्जीक्यूटेड इन दिस कनेक्शन, ROC को दिया गया है 9 अक्टूबर 2020 को अलॉन्ग विद द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ नजर आ रही है। आइए देखें प्रश्न इस पे। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने से रिलेटेड आ गया, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो बस हम ये कहेंगे इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था। देन तो देखिए ये था रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, आपने टाइम पे जो फाइल नहीं किया। आपको 2 सितंबर तक फाइल करना चाहिए था और वरना फाइल नहीं करते हैं तो 1000 रुपये की पेनल्टी पर डे होती है। तो बस पर डे के हिसाब से तो ये पेनल्टी के ऊपर प्रश्न आ गया आपको। तो यहां पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पैरे में PTL अपना बिजनेस कुछ एक्सपेंड कर रही है, फंड चाहिए, तो ये सिक्योर डिबेंचर जारी करना चाहते हैं जो कि रिडीमेबल होंगे आफ्टर 12 ईयर्स। देखिए सिक्योर डिबेंचर आप 10 साल के लिए इशू कर सकते हैं या 12 साल लिखा है और कहता है आपने 31 अगस्त को इशू किए हैं और ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करी है 9 नवंबर को। तो ट्रस्ट डीड से रिलेटेड यहां पे देखते हैं हम कोई प्रश्न है या नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है, तो एक तो 12 साल आपने डाल दिया और साथ में जो ट्रस्ट डीड है क्योंकि 9 नवंबर है तो ये 60 दिन होती है। अगस्त के बाद सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर एक्सीड कर गया तो ये डिफॉल्ट हो गया। साथ में कहता है PTL ने एक लोन दिया है अपने CS को जो कि KMP है फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ फुली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हम सेक्शन 67 में साफ पढ़ते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे सकते हैं 6 महीने की तनख्वाह का, लेकिन उस एम्प्लॉय के अंदर ना डायरेक्टर आएगा ना KMP आएगा। और CS क्या होता है की मैनेजरियल पर्सनल होता है, आप बिल्कुल भी दे नहीं सकते। तो देखिए ये है प्रश्न, क्या हम लोन दे सकते हैं CS को? तो आप लोन नहीं दे सकते क्योंकि वो KMP है। मिस्टर गुलाटी इज अ रिनाउंड रिसर्च स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस वगैरह, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। सो ही ज्वाइंड एज अ डायरेक्टर इन दिस NFL एंड DAPL एज अ डायरेक्टर। शेयर कैपिटल जो NFL की है वो डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स और कंपनी चाहती है कि वांट्स टू इंटरेस्ट वेरिड राइट्स टू द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। वोटिंग राइट में बदलाव। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शन 48, या तो SR पास करो या बिना GM के 75% की कंसेंट लो। साथ में एक चीज़ और है, अगर एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी की वेरिएशन से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उनकी भी 75% मेंबर्स की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, कंसेंट ली 75% की बट डिड नॉट पास SR, तो कोई जरूरी नहीं है पास करना। जनरल मीटिंग में 75% की कंसेंट ऐसे ले सकते हैं। कहता ऑल्दो टर्म्स ऑफ इशू में डू नॉट प्रोहिबिट द वेरिएशन, कुछ मना नहीं था। मेमोरेंडम डज नॉट कंटेन एनी सच प्रोविजन,
तो देखिए, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में प्रोविजन नहीं भी है, लेकिन अगर टर्म्स ऑफ इशू में प्रोहिबिशन नहीं है, तो आप डेफिनेटली वेरिएशन कर सकते हैं। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। तो आपसे लीगैलिटी ऑफ वेरिएशन पूछी गई है, जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक थी कि ये वैलिड है, लीगल कंप्लायंसेस आर मेट इन फुल। इसके अलावा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पैरा, मिस्टर गुलाटी एक ओपीसी बना रहे हैं और उसमें मिस्टर पोलवॉल को अपना नॉमिनी बना रहे हैं। डिसाइडेड टू परमानेंटली सेटल डाउन विद हिज सन इन यूएसए, लेकिन वो परमानेंटली यूएसए जा रहे हैं। हमने कहा था इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप और रेजिडेंट होने चाहिए। हेंस प्रायर टू लिविंग फॉर यूएस ही विशेस टू विड्रॉ कंसेंट एज नॉमिनी, तो आप कर सकते हो। तो आइए नॉमिनी के ऊपर देखें। मिस्टर पोलवॉल कैन विड्रॉ हिज कंसेंट एज नॉमिनी बाय गिविंग रिटर्न नोटिस। तो नोटिस किसको देना होता है? दोनों को, कंपनी को भी एंड मेंबर को भी। बस ये वाली ऑप्शन आप देख लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, NFL होल्ड्स 54% शेयर कैपिटल DFL की। By virtue of this, NFL can exercise voting rights equivalent to 48% of total voting power at DFL। माना शेयर 54% है, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट 48% है। NFL can change composition of board because it can appoint 5 out of 12 directors at the board of DAPL, कोई और कंपनी। 12 में से 5 डायरेक्टर आपकी जेब में है, तो मेजॉरिटी नहीं हुआ यहाँ पे, वरना DAPL आपकी क्या बन सकती थी? सब्सिडरी। तो इसके ऊपर पक्का प्रश्न मिलेगा हमें कोई ना कोई। तो ये पूछा गया, आइडेंटिफाई करें DAPL का रिलेशनशिप विद NFL। तो हम ये कहेंगे आप सब्सिडरी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, DAPL बायबैक करना चाहती है सेक्शन 68। तो देखिए, बायबैक में हम 3 लिमिट्स पढ़ते होते हैं कि आप 25% कर सकते हो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का, अगर SR पास होता है। नहीं पास होता तो बोर्ड रेजोल्यूशन से 10% आप कर सकते हो। साथ में डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करनी होती है 2:1। साथ में आपको एक फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से बायबैक आप कर सकते हो 25% पेड अप कैपिटल का। तो ये सारी लिमिट्स हमें कंप्लायंस करना पड़ता है। तो देखिए, यहां पे बताया क्या गया है, कहता है बायबैक का जो प्राइस था कंपनी का 20 रुपये और कंपनी खरीदना चाहती 21-22 रुपये में, और कंपनी कम से कम 3 करोड़ शेयर लेना चाहती है। 30 करोड़ का 3 करोड़ 10% हो गया। और कहते ये प्राइस मेंबर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए SR तो पास नहीं होगा। तो बोर्ड की पावर होती है 10% की। तो बोर्ड की पावर अगर 10% की है, तो 10% हम यहाँ कंप्यूट करें तो आप 65 करोड़ का कर सकते हैं 10%। लेकिन साथ में हमें डेट इक्विटी रेशियो भी देखनी होती है। तो डेट इक्विटी रेशियो अगर हम डालें तो हमें डेट बता रखा 1000 करोड़ का, और साथ में अनसिक्योर्ड डेट है 200 का, तो 1200 करोड़, और इक्विटी को x मान लें 2/1। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 600। तो इक्विटी बिफोर बायबैक आपके सामने है 650 करोड़ है। तो 650 में से आप 600 माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे 50 करोड़ का आप बायबैक कर सकते हैं। 50 करोड़ बायबैक यू कैन डू। नाउ बायबैक स्टार्ट होता है 18 अगस्त को, कंप्लीट होता है 9 सितंबर को, और हमें सिक्योरिटी 7 दिन के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय करनी होती है। ये भी एक पॉइंट है। तो आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बायबैक। तो देखिए, जैसे हम 50 करोड़ कह रहे थे, तो यहां पे ये जो कह रहा है, इन ऑप्शंस को आप मल्टीप्लाई करोगे ये अमाउंट ज़्यादा ही बनता जा रहा है, 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। और आखिरी ऑप्शन ये दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 65 करोड़ भी लिख के दे रहा है।
यहां लिख रहा है कैन नॉट बाय बैक 3 करोड़ शेयर इवन एट द रेट ऑफ 21, क्योंकि वो 50 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा। तो सारी लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपको ये पता चलता है। इसके बाद 9 सितंबर को बायबैक कंप्लीट हुआ था, तो फिजिकल डिस्ट्रॉय आपने करना होता है 7 डेज के अंदर, तो 16 सितंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर मनोज एक रिटायर्ड है। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने होल टाइम डायरेक्टर बन गए हैं SPML के। उन्होंने साथ में एक अनदर कंपनी दून प्रिंटर्स के नाम से बनाई है, जो कि प्रिंटिंग वगैरह के काम में एंगेज्ड है। एसेट्स जो हैं वो चार्ज किए गए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में लोन लिया गया है और आपने रीपेमेंट नहीं करी है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने अपॉइंट किया है रिसीवर। ये आप पढ़ के आते हैं चार्जेस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 84 के अंदर कि रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। ये होता है 10 नवंबर को अपॉइंट 2020 को। तो जब रिसीवर अपॉइंट करते हैं इसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको नोटिस देना होता है। माना कॉपी ऑफ ऑर्डर मिला 13 नवंबर को, लेकिन जिस दिन से अपॉइंटमेंट होती है उसके अंदर हमें 30 दिन लेने होते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। मिस्टर मनोज एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन है यूनिवर्सिटी से। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है एज होल टाइम डायरेक्टर। मिस्टर मनोज ने एक और कंपनी बनाई है डून प्रिंटर्स और पब्लिशिंग में ये इन्वॉल्व है। एसेट्स जो हैं SPML जिसमें वो होल टाइम डायरेक्टर हैं, वो गिरवी रखे हुए हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फेवर में एज कोलेटरल फॉर अ लोन, लेकिन आपने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में, इसलिए FI ने कोर्ट में मूव किया और कोर्ट ने अपॉइंट किया मिस्टर रावत को एज रिसीवर। तो देखिए रिसीवर के ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 84 के अंदर। इन इट्स ऑर्डर डेटेड 10 नवंबर 2020 को और कॉपी ऑफ ऑर्डर आपको मिली है 13 नवंबर 2020 को। देर आफ्टर अगला पैरा भी चलिए मैं इकट्ठा पढ़ लेता हूं इसका, वरना मैंने कहा था पैरे वाइज आप चलें तो उसके हिसाब से क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो कहता है ये जो दूसरी कंपनी इन्होंने बनाई ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और इन्होंने तय किया है कि हम पब्लिक डिपॉजिट्स रेज करेंगे और 1 सितंबर को वो लिए भी गए हैं। ओपिनियन ये है मैनेजमेंट की कि भाई डिपॉजिट लिए हैं, क्या हमें उसे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ये पढ़ते हैं डिपॉजिट्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आधे डायरेक्टर्स का सजेशन है कि एसेट्स शुड बी केप्ट अनइनकम्बर्ड, गिरवी ना रखे जाए और अदर इंश्योरेंस करवा दी जाए। वेयर एज रिमेनिंग डायरेक्टर्स का ओपिनियन ये है कि हमें इंश्योरेंस करवाएंगे, प्रीमियम कॉस्ट लगेगी, उससे अच्छा एसेट गिरवी रख दें। और वैसे भी उनके हिसाब से ये है कि चार्ज क्रिएट करवाना मैंडेटरी है, चाहे आपने इंश्योरेंस ली है या नहीं ली है। तो देखिए इंश्योरेंस का कोई लेना देना है नहीं, बाकी हमें सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट लेना हमारी खुद की एक ऑप्शन रहती है। आइए देखें क्वेश्चंस। तो जो पहला पैरा पढ़ा था उसके ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया था, जब रिसीवर अपॉइंट किया था, क्योंकि आपने एसेट गिरवी रखे हैं, तो कहता है जो रिसीवर अपॉइंट हुआ है वो एक नोटिस देगा ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो वो नोटिस उसे देना होता है कंपनी को भी एंड ROC को भी देना होता है, और ये देना होता है सेक्शन 84 कहता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था, ना कि जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, तो जिस दिन वो अपॉइंट हुआ 10 दिसंबर, तो आपने ये नोटिस देना है टू कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, और ये है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आप अपॉइंटमेंट की डेट देखें तो अपॉइंटमेंट की यहां हमें डेट नजर आती है 10 नवंबर 2020। आपने 13 नहीं देखना, 10 नवंबर। अब नवंबर का होता भैया महीना 30 दिन का, और देखिए
10 नवंबर 2020 को जब वो अपॉइंट होता है, नवंबर के बचे 20 दिन, 10 बचे दिसंबर के, तो बेहतर होता कि अगर आंसर क्या रहता 10th दिसंबर, लेकिन 10 दिसंबर की हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो इसलिए पहली बात है, आपने नोटिस देना ही कंपनी एंड आरओसी को है, तो 9th दिसंबर ये वाली ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसने 10 नवंबर वाला दिन ऐड करते हुए ऑप्शंस दे दी हैं हमें। और ये हमने जो सेकंड पैरा पढ़ा था कि जो आप डिपॉजिट्स आप रेज किए हैं, कुछ गिरवी रखना है या नहीं। तो देखिए सारी ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे सेट के टाइम हमारा वेस्ट होगा, तो मैं सीधा चलूंगा ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। तो कहता है इधर क्रिएटिंग अ चार्ज अगेंस्ट ऑल एसेट्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स और सब्सक्राइबिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस और बोथ फॉर एन इक्वल अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर हम रूल नंबर 6 देखते हैं तो वो ये कहता है कि आप एसेट्स गिरवी रखें, और साथ में जब एसेट्स की बात आती है एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स कहता है, और जबकि सेक्शन बात करें, सेक्शन आपको इंश्योरेंस की बात नहीं करता है सच, और बोथ फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। थर्ड पैरा, ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट मिस्टर मनोज ने एक कंपनी प्रमोट की है, और ये सेक्शन 8 कंपनी है अपने दोस्तों के साथ। ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो मैनेजमेंट से अलग हैं, बट नाउ ही हैज स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हरिद्वार में है, और कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया एक बुक फेयर मसूरी में, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। मिस्टर मनोज को लगता है कि इस कंपनी की एजीएम हो जानी चाहिए जहां मसूरी में ये बुक फेयर हो रहा है, और एजीएम नॉर्मली हम कहते हैं एट रजिस्टर्ड ऑफिस होता है या विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और देयर वुड ऑल्सो बी ए सेविंग ऑफ कॉस्ट, इन्हें लगता है ही देयरफॉर इन्होंने अपनी सजेशन बोर्ड को दी है, और बोर्ड ने डिसाइड किया हम एजीएम कर लेते हैं मसूरी में। एक मेंबर ने ऑब्जेक्ट किया है कि इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन एडवांस, और परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। देखिए अनलिस्टेड कंपनी में अगर मेंबर्स कंसेंट करें तो आप कहीं पे भी मीटिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आइए देखते हैं हम कोई क्वेश्चन दे रखा है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू होल्डिंग एजीएम एट मसूरी, अगर आप मसूरी करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ऑब्वियसली वो एक लीगल डिसीजन रहेगा, ठीक रहेगा, और बोर्ड की मर्जी होती है इसमें कि कहाँ उन्होंने एजीएम बुलानी है, एंड हेंस देयर डिसीजन शैल प्रिवेल। तो बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो उनमें से ये ऑप्शन आपको सही नजर आएगी। देन एक क्वेश्चन जो हमने पहले पैरा में पढ़ा कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है 30 दिन के भीतर भीतर। तो ये एक क्वेश्चन और था, ये हमसे मिस हुआ है यहाँ पे। तो देखिए डिपॉजिट्स रेज किए गए थे 1 सितंबर को, तो 30 दिन, सितंबर है 30 दिन का, तो 1 अक्टूबर वाज द करेक्ट आंसर। लास्ट पैरा, मिस्टर बी एक मेंबर है, उन्हें डिफिकल्ट लग रहा है टू अटेंड द ईजीएम, इसलिए उन्होंने अपने सन इन लॉ को भेज दिया। देखिए सेक्शन 8 कंपनी में जो प्रॉक्सी भी अपॉइंट होता है उसका भी मेंबर होना जरूरी होता है, वरना सेक्शन 105 में प्रॉक्सी कैन बी एनीवन। मिस्टर नेगी एक नॉन मेंबर है, उन्हें आपने अपॉइंट कर दिया, ये तो गलत है, राइट। सो कहता सैड मीटिंग अर्जेंट हो गई, मिस्टर नेगी ने अटेंड करी, वेयर ही रिक्वेस्टेड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक, और आपने इंस्पेक्शन भी आप करना चाहते हो।
तो मिनट बुक इंस्पेक्ट करने का नो डाउट राइट होता है, मेंबर का होता है अंडर सेक्शन 119 के अंदर। तो आइए देखें इस पे कोई क्वेश्चन है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, मिस्टर नेगी एज प्रॉक्सी ऑफ, राइट, मिस्टर नेगी इज वैलिड प्रॉक्सी इवन इफ नॉट अ मेंबर। ये इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर दिया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी प्रॉक्सी नीड टू बी मेंबर। साथ में सेक्शन 105 नहीं कहता, साथ में रूल नंबर 19 भी ये कहता। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, इन्होंने आंसर ए दिया, ये ठीक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन एयर कंडीशनर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 फरवरी 2017 को। ऑब्जेक्टिव है कंपनी का ये काफ़ी कुछ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पोर्टेबल एयर कंडीशन वगैरह बनाना। आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है और बाकी मार्केटिंग ऑफिसेज अलग अलग जगह पे हैं। ये एक अलग से कंपनी आ गई समूगा, इसके 7 मेंबर्स हैं। हु हैज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ, ऊपर वाली कंपनी नागार्जुन वाली। कहता है ये जो कंपनी है समूगा, वन ऑफ द टोटल 7 मेंबर्स हु हैज सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ NLA। तो ये कंपनी नहीं है, दरअसल एक मेंबर की बात कर रहा है। समूगा एक मेंबर है, टोटल 7 में से एक था भाई, इसकी हो गई रोड एक्सीडेंट में डेथ। तो हम यहाँ पढ़ते हैं सेक्शन 3A कि मेंबर्स अगर 7 से कम हो जाएं तो 6 महीने का टाइम होता है, आप उसे बढ़ा लीजिए वरना आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। ऑल द रिमेनिंग मेंबर्स अटेंडेड द फ्यूनरल, बिजनेस वैसे चलता रहा। और thereafter the company continued its business only with the existing members for few months। 6 महीने आप चल सकते हैं। सुगुना ये कोई और व्यक्ति है, वाइफ ऑफ समूगा, ये मेंबर ले ली गई है, लेकिन ध्यान दीजिए कौन सी डेट को ली गई है, 20 दिसंबर को डेथ यहाँ हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें 6 महीने यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने यहाँ बन जाएंगे। तो 30/9 के बाद जो लायबिलिटी होगी वो इन मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। तो कहता है इस दौरान मीनवाइल बोरिंग्स की गई हैं 15 करोड़ की ऑन डिमांड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स बिटवीन द पीरियड। और देखिए पीरियड है 15 अक्टूबर, ये सितंबर के बाद। तो ये पर्सनल लायबिलिटी आपकी क्रिएट होती है। फ्रॉम वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स मुद्दू कृष्णा, जो कि एक फैमिली फ्रेंड है, मेंबर नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन उससे लिया जाता है 10% इंटरेस्ट के साथ, पेबल ऑन मंथली बेसिस है। हाउएवर मुद्दू कृष्णा के रिलेशन खराब हो जाते हैं विद नागार्जुना, जो कि MD है, और उसने रिजाइन कर दिया एज डायरेक्टर 31 दिसंबर को। और उसने डिमांड की है कि इमीडिएटली उसका पैसा वापस किया जाए विद 10% इंटरेस्ट के साथ। तो जबकि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इंटरेस्ट मिलेगा मंथली आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर, जब तक डिमांड ना की जाए पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज मेड इन राइटिंग टू द कंपनी। तो राइटिंग में डिमांड करना जरूरी है। अब आपके रिलेशन खराब हुए तो तुरंत आपने अपना पैसा वापस मांगा है। कंपनी थोड़ी डिलेइंग टैक्टिक्स फॉलो कर रही है, जिससे मुद्दू कृष्णा ने केस कर दिया नागार्जुना के ऊपर सेवरली फॉर द इंटायर डेट ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली आप केस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेक्शन 3A लग गया, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर 7 से कम हो चुके हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, कोई मिलेगा हमें। तो ये रहा क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर कि जब उसने रिजाइन किया और इमीडिएट रीपेमेंट मांगी है, तो क्या आप केस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ये वही टाइम पीरियड है जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद 2 पैरे हमने पढ़े हैं, तो दोनों पैरों पे सिर्फ ये क्वेश्चन बन रहा था। बढ़ते हैं आगे। मुद्दू कृष्णा OPC में भी एक मेंबर है, ये पिछले साल बनी थी। इसकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ है। पेड अप कैपिटल कंपनी की 55 लाख हो गई है, फ्रॉम 5 लाख थी, जो कि पहले 15 जनवरी 2018 को।
तो जब आपकी पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है तो आपको मैंडेटरी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना होता है। 50 लाख की लिमिट यहाँ क्रॉस हो रही है। देन कहता कंपनी का बिजनेस NAL की बात हो रही है, बढ़ता रहा और कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, 25 करोड़ रुपए और चाहिए और आप वेरियस ऑप्शंस को देख रहे हो और इस दौरान आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड सोचा है और आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में देखिए एक्ट कहता है सेक्शन 42 कि 50 मेंबर्स, जबकि रूल्स के हिसाब से देखें 200 मेंबर्स हो सकते हैं आपके। सो आफ्टर पासिंग SR, however for some reasons NLA could not allot the equity within a period of 60 days, लेकिन 60 दिन के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट आपको करनी होती है, वरना आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं अगले 15 दिन के अंदर। तो अगला पैरा पढ़ लेते हैं। NLA is authorized by articles to accept whole or any part of the amount of remaining unpaid calls from any members although no part has been called up। तो यहाँ कॉल इन एडवांस की बात हो रही है। सो कॉल इन एडवांस जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 50 के अंदर, नरेश एक शेयर होल्डर है, उसने एडवांस में पैसा दे दिया है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब नरेश चाहता है उसे वोटिंग राइट्स मिले जो उसने कॉल इन एडवांस दी है, तो वोटिंग राइट उसके ऊपर नहीं मिलते हैं। देन अगले पैरे में बात हो रही है एक और कंपनी की BPAL की कि ये 5% इक्विटी शेयर्स NLA में हेल्ड करी है और फेब में इन्होंने इन्वेस्टेड इन 70% इक्विटी शेयर्स ऑफ BAPL और नागार्जुना वांट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम निरंजन द इम्प्लीकेशन ऑफ 5% होल्डिंग ऑफ BAPL। ध्यान दीजिए BAPL ने 5% शेयर ले रखे, अब NAL ने BAPL में 70% ले लिए, तो यहां आप बन गए कौन सी कंपनी? सब्सिडरी। BAPL सब्सिडरी बन गई। अब क्या सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर रख सकती, नहीं रख सकती? सेक्शन 19 कहता है आप नहीं ले सकते, लेकिन जो पहले के शेयर आपने ले रखे हैं वो पक्का आप रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, OPC जो बनी थी जिसकी पेड अप कैपिटल 55 लाख हो गई अब, तो उसके ऊपर प्रश्न है। तो नेचुरल है, जैसे मैंने कहा था OPC सीज हो जाएगी क्योंकि आपको पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है 25 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। तो 25 लोगों को आपने किया है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप उनको शेयर दे सकते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट पे कोई मार्केटिंग नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट आप करेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर C। और 60 दिन में आपने अलॉटमेंट नहीं की रही थी तो अगले 15 दिन में पैसा वापस करना था, नहीं करोगे तो ब्याज के साथ 61st डे से आपको पैसा लौटाना पड़ेगा 15% ब्याज के साथ। 61st डे मीन्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। नरेश जो कि उसने कॉल इन एडवांस दिया था, तो अब कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, डिविडेंड के ऊपर प्रश्न आया है। तो कहता है नरेश इज एंटाइटल्ड टू प्रोपोर्शनेट डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल मनी पेड इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दरअसल सेक्शन 51 में आप पढ़ते हैं कि डिविडेंड मिलता है प्रोपोर्शनेटली, जितना आपने पैसा दिया है अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा हो। तो ये सेक्शन 51 की कोटेशन थी, इसलिए ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम। अब नरेश वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना चाहता था कॉल इन एडवांस पे, वो आपको नहीं मिलते हैं। सो देयर वोंट बी एनी वोटिंग राइट्स ऑन कॉल इन एडवांस, सेक्शन नंबर 50। तो ये वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला जो था। तो आप ये 5% शेयर रख सकते हैं क्योंकि आपने सब्सिडरी बनने से पहले ये शेयर ले रखे हैं। 12th क्वेश्चन। तो ये कंपनी है त्रिवेणी किचन केरला में, और ये रिडीम करना चाहती है अपनी 30,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 30 रुपये प्रीमियम पे। तो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं 20 साल के अंदर होते हैं, सेक्शन 55 में हम पढ़ते हैं। ये इशू हुए थे 5 साल पहले। तो इसके बाद त्रिवेणी एक इस्टेब्लिश नाम है होम गैजेट्स वगैरह में, चलिए इसमें कुछ नहीं है।
शिप्रा दास जो कि फाइनेंशियल कंट्रोलर है कंपनी का, क्लैरिफाई किया उसने कि प्रॉफिट सफिशिएंट है टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आफ्टर रिडम्पशन हो रही है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हम यही कहते हैं अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है सम इक्वलेंट टू नॉमिनल वैल्यू शेल बी ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, विच वर अदरवाइज, वरना हम इस प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते थे। आफ्टर रिडम्पशन अ रिक्विजिट अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है CRR में, और एज ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाज एक्जिस्टिंग, कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द कंपनी हैज क्रिएटेड CRR अकाउंट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ 30,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो हमें देखना है विच शुड बी द पर्पस फॉर विच CRR कैन बी यूज्ड। तो हम पढ़ते हैं CRR का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोनस शेयर देने में। तो CRR बोनस शेयर, फुली पेड अप बोनस शेयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 63। तो देखिए 30,000 प्रेफरेंस शेयर थे, तो CRR 100 रुपये का नॉमिनल वैल्यू मैंने कहा था, तो डैट मीन्स 30 लाख रुपया आपका CRR में चला जाएगा। तो दो क्वेश्चन इन दो पैरा में, लेकिन आप क्वेश्चनों में देख रहे हो कि स्टार्टिंग का चाहे पैरा क्वेश्चन आपको आगे भी मिल रहा है, तो थोड़ा सा इस तरह से आपको निगाह लगानी पड़ेगी। आइए अगले पैरे पढ़ते हैं। कहता नोट ये कीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 250 लाख है, ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हैं। इक्विटी शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड हैं और प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड अप 5 साल पहले। कहता है रिजर्व्स जो हैं कंपनी के जनरल रिजर्व हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब बता रखा है। कहता है अर्लियर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 द कंपनी ने डिविडेंड दिया है 4 रुपये का डिक्लेयर किया है EGM में। हाउएवर 42,000 रुपये का डिविडेंड पेबल ऑन 10,500 इक्विटी शेयर्स अनक्लेम्ड है इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड। 30 दिन में डिविडेंड देना पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 127 में। और हम ये पढ़ते हैं 124 के अंदर अगर 30 दिन में पैसा डिविडेंड का नहीं दिया गया है, अगले 7 दिन में आप इसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में एक अलग से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 7 साल उसमें पड़ा रहेगा। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। कंपनी ने के पास एक प्लॉट है, आप इसकी रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं और मार्केट वैल्यू 6 गुना ज़्यादा है और इससे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। आइए क्वेश्चन देखें। तो वो जो डिविडेंड था 42,000 का अनपेड अनक्लेम्ड जो है, तो जैसे मैंने कहा 124 में 7 दिन के भीतर भीतर आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। देन ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की बात कर रहा है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कभी भी डिविडेंड डिक्लेरेशन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड हम देते हैं फ्री रिजर्व्स के अंदर से। तो कहता कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है, नहीं, आप रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी प्रश्न, इन द गिवन केस सिनारियो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैरिड आउट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जिनका इस्तेमाल डिविडेंड के लिए भी किया जा सकता था। कंपनी है डिसाइडेड नॉट टू यूटिलाइज सच प्रॉफिट्स फॉर द रिडम्पशन, कि प्रॉफिट में से रिडम्पशन नहीं करेंगे, तो अब रिडम्पशन कहाँ से करें। तो सेक्शन 55 कहता है प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन या तो आप प्रॉफिट में से करो या आप फ्रेश इश्यू निकाल सकते हो शेयर्स का। तो देखिए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स में से आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल क्रॉकरी लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है, बाकी कुछ यूनिट्स वगैरह हैं अलग अलग जगह पे। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी 8 हैं, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। टर्नओवर कंपनी की 750 करोड़ है और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 6.6 करोड़ है और पिछले साल के मुताबिक ये काफ़ी बड़ा है। कंपनी की नेट वर्थ 250 करोड़ है और ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल 8 करोड़ है। अब कंपनी बनाना चाहती है, CSR कमेटी की बात हो रही है 19-20 में। तो देखिए CSR के ऊपर हम पढ़ते हैं 135 में, हम 3 लिमिट पढ़ते हैं कि अगर आपका नेट प्रॉफिट हो जाए 5 करोड़ पिछले साल, तो आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ये लिमिट ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो CSR कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। कहता 4 डायरेक्टरों की आपने बना ली है,
और एक इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है कंपनी में, जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट थे, तो उन कंपनियों में CSR कमेटी, वैसे कमेटी में 2 डायरेक्टर चाहिए लेकिन एक इंडिपेंडेंट चाहिए, टोटल आपको 3 चाहिए। तो यहाँ आपने 4 बनाए, एक इंडिपेंडेंट लिया, बिल्कुल ठीक किया है। अगला पैरा ये कहता है कंपनी अपना शिफ्ट करना चाहती है रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई से जयपुर। तो यहाँ क्या हो गया, आपका सिटी टाउन विलेज चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो कंपनी जब ये शिफ्ट करना चाहती है, और सॉरी देखिए ये मुंबई से जयपुर है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया। तो आपने पूरा का पूरा स्टेट चेंज कर दिया। स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए और साथ में गवर्नमेंट की अप्रूवल्स भी आपको चाहिए। तो इसके ऊपर आइए हम चलिए अगला क्वेश्चन भी CSR पे है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो कहता है CSR के लिए आप स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहते हो, और कुछ ये मेडिकल में भी कंपनी लगाना चाहती है। इन एडिशन स्वच्छ भारत अभियान में लगाया जा सकता है, और कंपनी को लगता है इन सब में पैसा लगा लेंगे तो जो CSR बजट होता है वो कम से कम होता है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल का, वो अचीव हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है CSR कमेटी के लिए। तो नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि टर्नओवर की लिमिट 1000 करोड़ की होती है, नेटवर्थ की 500 करोड़ की होती है। देन आप जयपुर टू मुंबई हैं, तो आपको जैसे मैंने कहा था SR सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, जो कि डेलीगेटेड RD को है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो 60 दिन के भीतर भीतर वो अप्रूवल आपको आनी चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 13 के अंदर। और कितना पैसा लगाना होता है, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का। और जब आप पैसा लगाते हैं, कंपनी खुद भी लगा सकती है या किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू भी लगा सकती है, बट उसका पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि आप CSR में पैसा लगा सकते हैं, कोई ऐसी एंटिटी भी हो सकती है जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हो, फिर कोई पंगा नहीं होता। तो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश ना हो तो ऐसी कोई और बाहर की कंपनी के थ्रू अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना पड़ता है। क्वेश्चन 14, तो आप एक कंपनी है, इस डेट को बने हैं, और ये आप मूवर्स एंड पैकर्स सामान लेके जाते हैं ट्रक पे। सो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ये कुछ, बाय डेंट का मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, काफ़ी इनका बिजनेस आगे बढ़ा है। आपके पास 500 व्हीकल हैं, 55 ब्रांचेस हैं आपकी। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 150 लाख बताई गई है, पेड अप कैपिटल 100 लाख है, 50 शेयर होल्डर्स हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कानपुर में है। कंपनी अब थोड़ा वर्ल्ड क्लास और काम आगे बढ़ा रही है, तो पैसा और भी चाहिए कंपनी को। तो डिसाइड ये किया गया है कि रिमेनिंग 5 लाख जो शेयर बचते हैं वो 120 लोगों को दे दिए जाएं 10 रुपये प्रीमियम पे, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। अमंग अदर्स रिया, एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, और उसकी छोटी बहन रुचि वर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज प्रोस्पेक्टिव सब्सक्राइबर्स। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कंपनी को कि उनको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाएं। कुछ ये रिक्वेस्ट 12 लोगों से और मिली है। डायरेक्टर्स ने ऐसा सोचा और उनको शेयर्स दिए गए हैं एज पर टर्म्स ऑफ ऑफर। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स वाज मेड बिफोर द स्टैट्यूटरी पीरियड। 60 दिन में करनी होती है, आपने टाइम से पहले कर दी। कहता अलॉटमेंट के बाद कंपनी अपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, और कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल अब बढ़ाना चाहती है। 150 लाख थी, उससे 300 लाख करना चाहती है। और इन एडिशन टू द फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके अलावा कंपनी डिपॉजिट्स भी अपने मेंबर से लेना चाहती है। तो ये लगभग ये क्वेश्चन ऐसा था जहां हर पैरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता गया, एक ही कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन था, ये ध्यान रखें। तो प्राइवेट प्लेसमेंट पे पहला क्वेश्चन है कितने दिनों में आपने अलॉटमेंट करनी होती है। देखिए 60 दिन में करनी होती है, जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई। सेक्शन 42 रेड विद रूल नंबर 14। अब आप डिपॉजिट लेना चाहते हैं अपने मेंबर से,
तो कहता बताइए कौन सी इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जहां तक मेंबर्स से अगर आप पैसा लेना चाहते हैं, कहते हैं इन ऑर्डर टू रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक के साथ साथ अगर आप मेंबर से लेना चाहते हैं, यहां लगा सेक्शन 76, तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही ये डिपॉजिट से पैसा ले सकती है, और उसके लिए दो कंडीशन है, या तो नेटवर्थ हो आपकी 100 करोड़ या आपकी टर्नओवर हो कम से कम 500 करोड़। तो ये वाली ऑप्शन परफेक्ट थी, इसलिए दिस इज द आंसर। अगला पैरा, कंपनी ने ऑफर किया है 5 लाख शेयर्स 120 लोगों को, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है। सो देखिए कहते हैं ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने ऑफर किया 120, प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 लोग हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा आपने कितने लोगों को और दे दी थी प्राइवेट प्लेसमेंट, 120 लोगों को दे दी थी, टोटल होते हैं 200। सो दैट मीन्स फर्दर 120 लोग और नहीं हो सकते, उससे तो लिमिट 200 वाली क्रॉस हो जाएगी, तो सिर्फ आप 80 लोगों को और दे सकते हैं। सो 80, तो ये पक्का ध्यान रखें, 200 होती है, 120 हो चुकी है, तो रिमेनिंग जो शेयर्स हैं आप 80 लोगों को और दे सकते हैं। अगला प्रश्न कहता कंपनी ने अगर अलॉट नहीं किया प्राइवेट प्लेसमेंट, तो देखिए 60 दिन के बाद अगले 15 दिन में आपको पैसा वापस करना पड़ता है 12% ब्याज के साथ, विद इन 15 डेज आपको वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप एक कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस कनॉट प्लेस दिल्ली में है, ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 40 लाख पड़ा है, और कई इसके प्लांट्स हैं, और चलिए नॉर्मल सा कंपनी के बारे में प्यारे में लिखा है तो उसको ऐसा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। एक्सेप्ट फरीदाबाद सीमेंट प्लांट, ये कुछ और कंपनी के बारे में नॉर्मल सी कुछ बातें बता रखी हैं, कोई खास उसमें से डाटा वाली चीज़ नहीं है, तो सीधा मैं क्वेश्चन पे आ सकता हूँ। इन द गिवन केस सिनारियो कंपनी डिजायरस is installing a ultra modern cement plant at for its रुद्रपुर वर्क। कहता 15% जो है पैसा अपने सोर्सेस से आ जाएगा, एंड रिमेनिंग 50% आप फाइनेंस कर लेंगे लोन लेते हुए एक बैंक से, जिसके साथ आपका पुराना बैंक है ये। विच काइंड ऑफ लोन इट्स बैंकर शेल ग्रांट फॉर पार्ट फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए अब आपसे पूछा गया किस तरह का लोन बैंक वाले प्रोवाइड करें। ऑब्वियसली आप एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो ये वर्किंग कैपिटल लोन तो होगा नहीं, ना ही ये कोई ओवरड्राफ्ट होगा, नेचुरल है, ये एक टर्म लोन होगा, टाइम बाउंड होगा। अगला कहता है जब लोन आपने लिया है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग अगर गिरवी रख दी है तो एक डेफिनेट एसेट गिरवी रख दिया। जब आपने एक डेफिनेट एसेट गिरवी रख दिया है तो ऑब्वियसली चार्ज कौन सा होगा, फिक्स चार्ज होगा। तो अगर ऐसे डेफिनेट नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, तो चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज। अगला फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 77, तो आप आरओसी के पास जाएंगे, तो आप थे दिल्ली की कंपनी, राइट, तो आपको आरओसी दिल्ली के पास जाना है, लेकिन आपका प्लांट जो था वो दूसरे राज्य में था, तो दिल्ली है। कहता है विच आरओसी के पास आपको जाना है। तो देखिए जब दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली के लिए जो आरओसी लगता है, दिल्ली प्लस हरियाणा के लिए एक ही आरओसी है, आरओसी दिल्ली का। जैसे चंडीगढ़, पंजाब के लिए चंडीगढ़ में आरओसी है, तो ये लिखा आरओसी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, क्योंकि आप दिल्ली की कंपनी है तो एक ही आरओसी की बात हो रही है, बस उसी के पास आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, 30 दिन के अंदर करवानी होती है। और अगर आप नहीं करवाते हो तो अगले 30 दिन में आप करवा सकते हो एडिशनल फीस देते हुए, और फिर भी नहीं करवा पाते तो एड वॉलरम फीस देते हुए नेक्स्ट 60 डेज में और करवा सकते हो। तो आपसे ये पूछा गया है
कि अगर 30 दिन में नहीं करवाया तो अगले कितने दिन 30, इसके बाद भी पूछा जाता तो 60 दिन हमें और मिल सकते थे। ये क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे क्योंकि ये केस स्टडी बहुत है, 30 केस स्टडी है, तो 15 मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दी है। थैंक यू।